हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लब बाय शक्ति सर। सो आज हम रोटेशनल मैकेनिक्स शुरू करने लगे हैं। रोटेशनल मैकेनिक्स का जो सबसे पहला टॉपिक होता है आप सबको पता है। हम डिफाइन करते हैं रिजिड बॉडी को कि रिजिड बॉडी कैसी होती है, कैसी दिखती है और उसकी कुछ कंडीशंस क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात तो रिजिड बॉडी की ये है कि रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जो जिसको डीफॉर्म नहीं किया जा सकता, जिसकी शक्ल को बदला नहीं जा सकता, जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, इलोंगेट नहीं कर सकते। इन अदर सेंस वी कैन से दैट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, कि एक रिजिड बॉडी के ऊपर अगर हम कोई भी दो पॉइंट्स कंसीडर करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ देखा कि ए और सी मेरे पास एक लाइन है जो दो पॉइंट्स के बीच, और सी और बी अगेन यू कैन सी वी हैव टू पॉइंट्स। इनके बीच का जो डिस्टेंस है अगर कांस्टेंट रहता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बॉडी है ये रिजिड बॉडी है, बिकॉज किसी भी तरह का मोशन करने के बाद अगर इस बॉडी के हर पॉइंट्स के बीच, एनी पेयर ऑफ पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, तो हम उस बॉडी को रिजिड बॉडी कह सकते हैं। ऑन द अदर हैंड आपके सामने एक और एग्जांपल है, ये आप देख सकते हैं। एक मेरे पास पेज है, सिंपल एक नोटबुक का पेज है। उसको अगर जब मैं दोनों हाथों में कंप्रेस करता हूं तो आप देखते हो उसकी शेप चेंज हो जाती है। जब उसकी शेप चेंज हो जाएगी तो किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। सो वी कैन इजिली से दैट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन कि ये जो हमारे पास object है, it is not a rigid body, but we can assume that this is a rigid body under the condition the distance between two pairs any two pairs remain constant. So आप देख सकते हो by definition भी it is an object in which the separation between all pairs of particles remain constant. क्लियर हो गया। तो ये रिजिड बॉडी की एक साफ सुथरी सी डेफिनेशन है। फिर हम बेटा बात करते हैं कि अब रिजिड बॉडी की बात कर रहे हैं, रोटेशनल मैकेनिक्स की बात करेंगे, तो ऑब्वियसली चीजें घूमना शुरू हो जाएंगी। तो जब कोई चीज घूमती है ना, तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने आता है जिसको हम प्यार से बोल देते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन की। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन चीज क्या है ना। जैसे उसी को समझाने की यहाँ मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने एक डायग्राम है। इट इज ए टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस में ये एक प्लेनर ऑब्जेक्ट है, राइट। तो ये सेंस ऑफ रोटेशन बता रहा है कि इट इज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यार जब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, उसके ऊपर एक पॉइंट पी को भी प्यार से हमने कंसीडर कर लिया है, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। तो एक एक्सिस होगी, एक ऐसा पॉइंट होगा जिसको यहां पर डिफाइन किया गया है, जो मूव नहीं कर रहा। यहाँ पर जो पॉइंट होगा ये मूव नहीं कर रहा, इसका रेडियस 0 है इस पॉइंट का। इसके अलावा जितने भी पॉइंट हैं इस बॉडी के ऊपर, हर पॉइंट का कोई ना कोई क्या है, रेडियस है। क्लियर है ये बात। हर पॉइंट का कोई ना कोई रेडियस है, बट यही पॉइंट का रेडियस नहीं है। इसका मतलब यहां से इस पॉइंट से जो एक्सिस पास करेगी, दैट एक्सिस कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर जो पॉइंट लाई करते हैं वो रोटेट नहीं करते, वो मूव नहीं करते, वो क्या होते हैं यहाँ पर। ये रिजिड बॉडी की बात कर रहा हूं। सिंपल कौन सा मोशन है, रोटेशनल मोशन है, सिंपल रोटेशनल मोशन है। ठीक है। तो इस रोटेशनल मोशन में हमने सिंपली क्या देखना है कि एक ऐसी एक्सिस को डिफाइन कर रहे हैं जिसके अबाउट ये पूरी बॉडी रोटेट कर रही है, एंड दैट एक्सिस इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर हो गया। दूसरी बात बेटा ये कि इस बॉडी के ऊपर मैंने एक पॉइंट पी कंसीडर किया और एक और पॉइंट ए कंसीडर कर लिया। दोनों पॉइंट्स का जो रेडियस है वो आप देख सकते हो अलग अलग है, लेकिन दोनों पॉइंट्स ने रोटेशन के दौरान जो एंगल को ट्रेस किया है वो सेम है, दैट इज थीटा। इसका मतलब किसी भी डेल्टा टी टाइम के दौरान, किसी भी डेल्टा टी टाइम इंटरवल में बॉडी का जितना भी रोटेशन होगा, तो सारे के सारे पॉइंट सेम रोटेशन फॉलो करेंगे। सेम रोटेशन फॉलो करेंगे मतलब ये होगा कि कोई ये वाला पॉइंट था जिसको मैंने बी कंसीडर किया था, टी इज इक्वल टू 0 पे, अब यहाँ पर आ गया है ये, इसको मैं अब बी डैश लिख रहा हूँ। और कितना टाइम लगा इसको यहाँ से यहाँ आने में, इसको टाइम लगा डेल्टा टी। तो अगेन अगर इसको भी एंगल की नजर से देखा जाएगा कि यहां से लेके यहां तक
कि इसने भी कितना एंगल बेटा ट्रेस किया है, इसने भी थीटा ही एंगल ट्रेस किया होगा। तो एनी पॉइंट, जो भी पॉइंट्स इस बॉडी के ऊपर हैं, एक इक्वल टाइम इंटरवल में अगर हम एनालाइज करेंगे तो सबने सेम इंटरवल में सेम एंगल को कवर किया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक टू, जब भी कोई बॉडी रोटेट करती है तो वो सेम टाइम इंटरवल में सेम एंगल को ट्रेस करती है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि अगर सेम एंगल ट्रेस करेगी तो और उसके पास क्या होगा, फिर सेम एंगुलर स्पीड होगी, ओमेगा की वैल्यू सेम होगी और अल्फा की वैल्यू भी सेम होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू भी सेम होगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने डिस्कस करना है मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ ए रिजिड बॉडी, कि रिजिड बॉडी को मैथ्स की नज़र में कैसे एनालाइज किया जा सकता है। चलिए कंसीडर करते हैं कि मेरे पास एक रिजिड बॉडी है और उस रिजिड बॉडी को मैं कुछ इस नज़रिए से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट्स से कुछ अच्छा सा बनाते हैं ना। चलिए, तो ये एक मेरे पास टू डायमेंशनल है, तो इसको फिल कर देता हूँ मैं। ये एक मेरे पास ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं कोई दो पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ। लेट से पॉइंट ए है मेरे पास और एक और मेरे पास पॉइंट है, पॉइंट बी है, ठीक। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली ये एक लाइन है ना, ये एक लाइन ऐसी है जो इन दोनों पॉइंट्स को मिला रही है। तो देखो, हमने मैथमेटिकली प्रूव करना है कि ये रिजिड बॉडी है कि नहीं है और किस कंडीशन में ये रिजिड बॉडी बनेगी। So let's say we have 2 points A and B, and the speed of point A is v1 and it is making some angle theta 1. On the other side, the speed of point B, let's say, is v2 and again it is making some angle theta 2. तो डायग्राम से बाहर निकल के अगर मैं ये ए और बी पॉइंट्स को ट्रेस करता हूँ कि ये मेरे पास ए पॉइंट है, ये मेरे पास एक लाइन हो गई जो बी पॉइंट को मिला रही है, ये मेरे पास बी पॉइंट है और ए से निकलने वाली जो वेलोसिटी है दैट इज वेलोसिटी वेक्टर v1 मेकिंग एंगल थीटा 1 और बी पॉइंट की जो वेलोसिटी थी वो कुछ v2 थी, है ना। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा सेंस समझ आ रहा होगा कि किस तरह से ये बॉडी रोटेट की होगी, है ना। कुछ इस सेंस में बॉडी को रोटेशन मिला होगा। तो इसके पास ये v2 वेलोसिटी हो गई और कितना एंगल ये बना रहा है, थीटा 2 एंगल बना रहा है। अगर मैं इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड करता हूँ तो आप देखोगे थीटा के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा, जो वेक्टर आएगा, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू v1 cos ऑफ थीटा 1 और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट जाएगा दैट इज v1 sin ऑफ थीटा 1। सिमिलरली अगर v2 की बात करें मैं, तो v2 को भी cos ऑफ थीटा की डायरेक्शन में अगर देखूं तो ये हो गया v2 cos ऑफ थीटा 2 एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये हो गया v2 sin ऑफ थीटा 2। चलिए अब बात करते हैं रिजिड बॉडी की कंडीशन की। रिजिड बॉडी की कंडीशन बेटा ये है कि अगर अगर v1 cos ऑफ थीटा 1 और v2 cos ऑफ थीटा 2 दोनों सेम हो जाएं, दोनों क्या हो जाएं कि v1 cos ऑफ थीटा 1 मस्ट बी इक्वल्स टू v2 cos ऑफ थीटा 2। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाए ना, तो इसका मतलब हुआ कि ए और बी जो हैं वो अलोंग द लाइन ना, अलोंग द लाइन, ये जो लाइन मैंने यहाँ बनाई है अलोंग दिस लाइन, ये क्या है बेटा, सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, इसका मतलब ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा एल रहेगा। लेट्स से द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज एल और डी, तो ये हमेशा क्या रहेगा, फिर डी ही रहेगा। इसका मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच जो डिस्टेंस है वो वेरी नहीं कर रहा है। तो बाय डेफिनेशन अगर दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस वेरी नहीं करता है तो वो बॉडी कौन सी बॉडी होती है, रिजिड बॉडी होती है। सो दिस इज द सफिशिएंट कंडीशन, दिस इज द सफिशिएंट कंडीशन टू डिफाइन ए रिजिड बॉडी मैथमेटिकली। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आगे हम बात करेंगे कि ये जो अगेन हम रोटेशन में हैं तो आपको चीज़ें घूमती हुई दिखाई देंगी। जब चीज़ें घूमती हुई दिखाई देंगी तो बिल्कुल बेसिक जो चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने इस चैप्टर में रख रहा हूँ। तो सबसे
पहली बात यहाँ पर ये डायग्राम आपको इंडिकेशन देती है कि हमारे पास एक टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है ना, जो रोटेट कर रहा है। ठीक है। अब बेटा लीनियर के केस में क्या होता था कि जब भी कोई बॉडी, जब भी कोई ऑब्जेक्ट को हम पढ़ते थे कि वो एक सरफेस पे मूव कर रहा है, तो उसकी एक वेलोसिटी v होती थी, राइट। उसके पास एक्सेलरेशन होती थी, उसके पास डिस्प्लेसमेंट होती थी। तो हमें बाय डिफॉल्ट हमारा दिमाग कैसे रीड करता था कि जिस डायरेक्शन में बॉडी का मोशन है, मोस्टली उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर होता था, मोस्टली उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन वेक्टर होता था। नो डाउट एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना। लेकिन फिर भी मोटा मोटा ऐसा बात करें कि जिस डायरेक्शन में मोशन होता था उसी डायरेक्शन में वेक्टर्स होते थे। बट रोटेशन में अलग है। प्लीज कीप इन माइंड, रोटेशन में क्या है, रोटेशन में अब इसका रोटेशनल सेंस अगर हम देखते हैं तो इसका रोटेशनल सेंस कुछ ऐसा है कि ये इस तरह से घूम रहा है ना, है ना, कि इस तरह से ये घूम रहा है। लेकिन इसके साथ जो रोटेशनल वेक्टर्स हैं वो तो इस डायरेक्शन में नहीं घूम रहे ना। वो कैसे होंगे, वेक्टर्स हैं तो वेक्टर्स आर ऑलवेज इन द स्ट्रेट लाइन। तो बेटा रोटेशनल वेक्टर्स जिसको आप प्यार से एंगुलर स्पीड और यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हो, वो एक स्ट्रेट लाइन में होती हैं। इसका मतलब जब भी कोई बॉडी रोटेट करती है तो उसके जो रोटेशनल वेक्टर्स होते हैं वो भी रोटेट नहीं करते। उनकी शक्ल जो होती है इस तरह से आपको घुमावदार नहीं दिखाई देगी। वो कैसी होती है, वो स्ट्रेट ही दिखाई देगी आपको। तो ये जो एरोज हैं, these two arrows are indicating the direction of the rotational vectors, which are angular speed and angular acceleration. In short, we can say that the direction of these two parameters, these two vectors, these two rotational vectors are along the axis of rotation. किसके along होते हैं, axis of rotation के along होते हैं, ना कि जो sense of rotation है उसके along होते हैं। बात क्लियर होगी बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने सर्कुलर मोशन में भी कवर की थी, कि अगर एंगुलर स्पीड इंक्रीज होती रहेगी, बट जब तक ये इसकी स्पीड इंक्रीज होती रहेगी तब तक क्या होगा, जो एंगुलर एक्सेलरेशन वेक्टर होगा और एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड का जो वेक्टर होगा वो सेम डायरेक्शन में होंगे। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हो ये दोनों एक सेम डायरेक्शन में है। तो ये किस सेंस को इंडिकेट कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि व्हेन ओमेगा इंक्रीजेस देन ओमेगा एंड अल्फा आर इन द सेम डायरेक्शन। ये इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, इफ ओमेगा इज डिक्रीजिंग, ओमेगा कब डिक्रीज करेगा, आपने किसी चीज को ऐसे घुमा के छोड़ दिया, तो जब आपने घुमाया, जब आपने शुरू किया घुमाना तो उसकी स्पीड इंक्रीज हुई, फिर धीरे धीरे स्लो डाउन हुई। जब वो बेटा स्लो डाउन हो रहा है तो उसकी एंगुलर स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो जब एंगुलर स्पीड उसकी डिक्रीज होगी तो आपको पता है जब स्पीड डिक्रीज होती है, जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो हम प्यार से क्या बोल देते हैं, रिटार्डेशन हो रही है जी। तो रिटार्डेशन हो रही है तो उस सेंस में क्या होता है कि जो एक्सेलरेशन वेक्टर होता है वो अपोजिट टू द वेलोसिटी वेक्टर होता है ना, मोटा मोटा अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी कुछ वही सिचुएशन सामने आ रही है कि जो एंगुलर स्पीड का डायरेक्शन होगा और एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा वो दोनों आपस में अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर होंगे अंडर द कंडीशन व्हेन ओमेगा इज डिक्रीजिंग। क्लियर होगी बात। लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसकी इस बात की डिस्कशन करते हैं कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा चीज क्या है ना। तो छोटी सी बात है ना, इसको भी मैंने सर्कुलर मोशन में बड़े प्यार से कवर किया हुआ है। देखो बेटा जब भी हम कोई टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, मैंने यहाँ पर एक रोटेशनल मोशन की सेंस में आपको डायग्राम में दिख रहा है ना कि एक डायग्राम है, इस डायग्राम में टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को मैंने रखा हुआ है और ये जो डायग्राम है, ये जो रिजिड बॉडी है, इट इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन में घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज घूम रही है। क्योंकि क्लॉक कैसे चलती है, क्लॉक इस सेंस में चलती है ना, तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और उसके अपोजिट डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस रिजिड बॉडी पे मैंने एक पॉइंट P कंसीडर किया हुआ है हैविंग रेडियस r एंड मेकिंग सम एंगल थीटा। ठीक है। तो बेटा ये जो पॉइंट P है इसके पास ये मूव कर रहा है तो इसका मतलब इसके पास कुछ स्पीड है। तो ये जो वेलोसिटी वेक्टर मैंने यहाँ बनाया हुआ है, दिस वेलोसिटी वेक्टर इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट ऑफ द सर्कल। ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है ना, तो ये क्या बनेगी, एक सर्कल बनाएगी। क्या बनाएगी, एक सर्कल बनाएगी। तो बेटा जब ये एक सर्कल बनाएगी तो वेलोसिटी वेक्टर उस सर्कल के टेंजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो इसीलिए इस स्पीड को प्यार से क्या बोला जाता है, टेंजेंशियल स्पीड भी कहा जाता है।
क्लियर होगी? इसका मतलब v क्या है? v इज डिफाइंड एज द टेंजेंशियल स्पीड। जब भी कोई बॉडी रोटेट करेगी तो उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट p, तो इसको हमने क्या बोल दिया? टेंजेंशियल स्पीड है इस पॉइंट p के पास, है ना? v जो है इसकी टेंजेंशियल स्पीड है। ऑब्वियसली r इज द रेडियस, है ना? तो वो रेडियस कहाँ से कंसीडर करेंगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगेन बेटा यहाँ का एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा? अगेन z एक्सिस आप लिख सकते हैं। z एक्सिस इज द विच इज अलोंग द k कैप डायरेक्शन, है ना? ये आपको पता है, ये आई कैप होगा, वाई जो होगा ये जे कैप होगा, तो दूसरा ना के कैप के अलोंग होगा। और ओमेगा को क्या डिफाइन करेंगे? एंगुलर स्पीड डिफाइन करेंगे। ओमेगा हो गया, आर हो गया और वी हो गया। अब आप मोटा देखोगे इस पे, तो जो टेंजेंशियल स्पीड है वो आर पे डिपेंड कर रही है और किस पे डिपेंड कर रही है? ओमेगा पे डिपेंड कर रही है। इसका मतलब अगर कोई पॉइंट मैं यहाँ पर कंसीडर करता तो उसका रेडियस ज्यादा होना था, है ना? रेडियस ज्यादा होना था, मतलब इस पी पॉइंट से तो अलग होना था ना, तो उसका वेलोसिटी भी, उसका टेंजेंशियल स्पीड भी कुछ अलग होनी थी। क्योंकि जो ओमेगा है ना बेटा, ओमेगा किस पे डिपेंड करता है? ओमेगा किस पे डिपेंड करता है? ओमेगा किस पे डिपेंड करता है? ओमेगा डिपेंड करेगा थीटा पे। तो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल टी में अगर कुछ थीटा कवर हुआ है, तो ये तो थीटा कवर हुआ है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें ओमेगा मिलेगा वो आप सबको पता है ना? डी थीटा अपॉन क्या होता है? डी टी होता है। तो ओमेगा क्या होगा? ओमेगा तो एक कांस्टेंट टर्म होगी यहाँ पर, कि अगर ओमेगा कांस्टेंट हो गया तो इसीलिए कहा गया कि एंगुलर स्पीड तो क्या रहेगी यहाँ पर? कांस्टेंट रहेगी। तो बदल क्या सकता है? रेडियस बदल सकता है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के, हमेशा नहीं बदलेगा, लेकिन क्योंकि अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है, मैं लिखता हूँ क्यू पॉइंट है यहाँ पर, तो उसका रेडियस भी क्या होगा? उसका रेडियस भी तो आर ही होगा ना, है ना? तो पी और क्यू की टेंजेंशियल स्पीड क्या रहेगी? सेम रहेगी। लेकिन 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 अगर कोई पॉइंट मैं यहाँ पर लेता हूँ, लेट से यहाँ पर कहीं लेता हूँ ना, एस पॉइंट को लेता हूँ, तो इसका आर डैश, इसका रेडियस क्या है? कम है। इसका रेडियस क्या है बेटा? कम है ना? और अगर कोई दूर है, तो यहाँ पर कोई है ना, मान लो कि कोई पॉइंट है, ए पॉइंट है, तो उसका रेडियस क्या है? ज्यादा है ना? रेडियस ज्यादा हो गया। तो इन फैक्टर्स पे, रेडियस के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता जाएगा? स्पीड में, टेंजेंशियल स्पीड में चेंजेस आती जाएंगी। सो वी कैन क्लियरली से दैट कि ये जो लाइन कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि every point on the rigid object has the same angular speed, not every point has the same linear speed। कि सबकी एंगुलर स्पीड तो सेम रहेगी लेकिन लीनियर स्पीड सेम नहीं रहेगी। उसका रीजन क्या है? क्योंकि सारे पॉइंट्स का जो रेडियस होगा वो सेम नहीं होगा, बिकॉज आर इज नॉट द सेम। तो रेडियस के चेंज, रेडियस की वैल्यू बदलने से टेंजेंशियल स्पीड की वैल्यू भी बदल जाएगी। क्लियर हो गया बेटा बात? चलिए ये देखते हैं क्या कहता है रोटेशनल काइनेटिक्स, रोटेशनल मोशन विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये आपकी कुछ पसंदीदा, योर फेवरेट इक्वेशंस ऑफ मोशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास एंगुलर पैरामीटर्स होते हैं, है ना? कि स्पीड को हम अब एंगुलर स्पीड बोलेंगे, एक्सेलरेशन को एंगुलर एक्सेलरेशन बोलेंगे, है ना? यहाँ पर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता था, अब हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया, राइट? तो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस हैं। लेकिन याद रहे कि ये कब वैलिड होती हैं? व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, और ये कब वैलिड होगी? जब एंगुलर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। क्लियरली? तो इसको चलो ट्राई देते हैं, हालांकि ये सर्कुलर मोशन में बड़े अच्छे से आपको आता होगा। लेट्स कंसीडर ए व्हील रोटेट विद ए कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 3.5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो आपको क्या वैल्यू दे दी गई है? आपको अल्फा का दे दिया गया है वैल्यू। कितना वैल्यू है अल्फा का? 3.5 रेडियन अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये अल्फा का वैल्यू दे दिया गया है। इफ द एंगुलर स्पीड, इसका मतलब ओमेगा भी दिया गया है, कितना है? 2 रेडियन अपॉन सेकंड। और कब है ये? इनिशियल है, ये इनिशियल वैल्यू है, तो मैं ओमेगा नॉट लिख सकता हूँ, लिखा हुआ ना टी इनिशियल पे ना? तो इनको आप, जैसे ये वैल्यूज हैं, आप इनको हाईलाइट कर सकते हैं। What angle does the wheel rotate in 2 seconds? तो 2 सेकंड्स में व्हील कितना रोटेट करेगा, आपसे ये पूछा गया। तो इसका मतलब हमें थीटा की इक्वेशन को यूज करना होगा, है ना? तो थीटा की इक्वेशन हम ये लगा सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा नॉट टी
प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर ना। इसमें अब वैल्यूज अगर पुट करते हैं ये हो जाएगा 2 और टी भी 2 है, 1/2 अल्फा की वैल्यू बेटा 3.5 है, राइट। और अगेन टी स्क्वायर हो जाएगा है टाइम पीरियड। जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो आपको पास आएगा 11 रेडियन। ये थीटा का यूनिट क्या है यहाँ पर, रेडियन होगा, जिसको ऐसा यूनिट कहा गया है। ठीक है, ये इसका आंसर है पार्ट ए का। पार्ट बी कहता है व्हाट इज द एंगुलर स्पीड एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे अब आपको एंगुलर स्पीड निकालनी है। तो एंगुलर स्पीड निकालने के लिए अगेन वी कैन ट्राई दिस इक्वेशन, है ना, ये वाली, कि ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, जिसको बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी कहा जाता था, वो वाली इक्वेशन। तो ओमेगा निकाल लेते हैं। ओमेगा नॉट आपको दिया गया है 2, अल्फा दिया गया है 3.5, मल्टीप्लाई अगेन टी इज इक्वल टू 2। जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आपके पास बेटा आ जाएगा 9 रेडियन पर सेकेंड। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट है फाइंड द एंगल थ्रू विच द व्हील रोटेट बिटवीन टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स टू टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। पहले ए पार्ट में पूछा गया था कि 2 सेकंड्स में कितना एंगल ट्रेस किया गया, और सी पार्ट में पूछा गया है कि 2 से 3 सेकंड, वो जो 1 सेकंड है, कि जैसे यहां से यहां तक अगर मैं बात करता हूं कि ये है बेटा 2 सेकंड्स, ये है मेरे पास 3 सेकंड्स और ये है 0 सेकंड्स। तो ए पार्ट में हमने कैलकुलेट किया कि 0 से लेके 2 सेकंड्स के बीच जो थीटा का वैल्यू था ना, वो कितना था, वो 11 रेडियन था। ये कितना आया, 11 रेडियन आया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस टाइम में 2 से 3, इस 1 सेकंड में कितना इसने कवरेज किया है, कितना एंगल ट्रेस हुआ है। तो आपको एक बेसिक अप्रोच आप ये वाली लगा सकते हो कि आप 3 सेकंड के बीच निकालो कि 3 सेकंड्स में इसने इसने कितना कवर किया होगा थीटा, फिर उसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, राइट। तो चलो हम 3 सेकंड्स के लिए कैलकुलेट करते हैं। चलिए इक्वेशन क्या लिखेंगे, अगेन थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ये इक्वेशन आ गया। ओमेगा नॉट है 2, टी की वैल्यू भी 2 है, यहाँ पर अब 3 हो जाएगी, 1/2 अल्फा की वैल्यू 3.5 है, एंड टी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू दिस स्क्वायर। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये आपको अच्छे से जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, दैट इज 21.75 रेडियन। अब ये जो है ये कब निकाला है हमने, व्हेन टी इज इक्वल टू 3, टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स पे, है ना। हमारे पास थीटा की वैल्यू जो आई है वो है 21.75 रेडियन। तो बेटा अब इनका सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। सो इन थर्ड, तो जो डेल्टा थीटा होगा वो कितना होगा, फिर होगा 21.75 माइनस 11। तो जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपके पास जो डेल्टा थीटा आएगा, जो आंसर है रिक्वायर्ड, दैट इज 10.75 रेडियन। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो आज के लेक्चर में हमने इतना ही डिस्कस करना था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय।